बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप इस कहानी की 5वीं किस्त मुलाहिज़ा करेंगे। जवाब में गालियां बकता हुआ वो फिर मेरी तरफ लपका। मैं होशियार था, ज़रा सा दाहिनी जानिब हट गया ताकि वो अपनी रो में आगे बढ़ जाए। फिर मैंने एक और हाथ जड़ दिया इसको। इसके साथी तिलमिला रहे थे। एक ने आगे बढ़ने की कोशिश भी की थी कि मैंने इसे भी एक खड़ी लात रसीद कर दी और वो दूर जा गिरा। साथ ही साथ मैंने कनकटे के सर पर एक और चप्पल भी रसीद कर दी थी। बाहर भीड़ थी, तमाशाई हैरत और तजस्सुस से नजारा कर रहे थे। अब तक उन्होंने यही देखा था कि कनकटा पिटाई करता है, मगर आज वो खुद पिट रहा था। जालिम जब शिकंजे में आता है तो मजलूम खुश होते हैं। इसे पिटते देखकर सबके चेहरे खिल उठे। इसे पिटता देखकर एक और सूरमा आगे बढ़ा। इसने कुर्सी उठाकर मुझे मारना चाहा था, मगर इसकी ये हसरत इसके दिल में ही रह गई और मेरे घूंसे का तोहफा इसे मिला। इतनी देर में दुकान के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। अभी ये लड़ाई और चलती कि पुलिस के मोबाइल के सायरन की आवाज सुनाई दे गई। शायद किसी ने पुलिस को इतला दे दी थी। सायरन सुनते ही कनकटे ने चीख कर कहा, भागो, इससे बाद में निपट लेंगे। इन्हें भागते देखकर मैं क्यों रुकता? मुझे भी तो पुलिस से बचना था, इनके साय से भी बचना था। मैंने भी फरार में आफियत जानी और दुकान से निकलकर सामने वाली गली में दौड़ता चला गया। इस गली से निकलकर सड़क पर पहुंचा तो सामने ही वो गली नजर आई जो हिमांशु के घर की तरफ जाती थी। मैं इस गली में दाखिल हो गया। मैं हिमांशु के घर में दाखिल हुआ तो वो लौटकर आ चुका था। मैं इससे कुछ पूछता कि इसके चेहरे पर नजर पड़ी। वो हद दर्जा परेशान नजर आ रहा था। इसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। इसने मुझे देखते ही कहा, आनंद बाबू, आपने बहुत बुरा किया है। मैं बात की तह तक पहुंच चुका था, फिर भी पूछना जरूरी समझा। ऐसा क्या किया है मैंने? मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ जहाँ आप बहादुरी दिखा रहे थे। आप जानते हैं, गणेश इस इलाके का दादा है। पूरे इलाके में इसकी धाक है। वो गणपत का खास आदमी है। इसे यूं सरेआम आपने पीटा है? अच्छा, इस कनकटे का नाम गणेश है। लगे हाथों अब ये भी बता दो कि गणपत कौन है? मैंने पूछा। गणपत श्याम बाजार से दमदम तक का बेताज बादशाह है। वहाँ भी आपने यही किया। खामखा की बहादुरी दिखा दी। मजबूरन मुझे वहाँ से भागना पड़ा। अब यहाँ भी मुसीबत खड़ी कर दी है। वो सरेआम एक शख्स की पिटाई कर रहा था। मैं कैसे खामोश रह जाता? भाई मेरे, वहाँ और भी तो लोग होंगे, उन्होंने क्यों नहीं की मुदाखलत? आप जानते हैं क्यों नहीं मुदाखलत की? अगर गणपत को ये खबर मिल गई तो सबकी शामत आ जाएगी। जुल्म करना और जुल्म देखकर खामोश रहना एक ही चीज है। आप एक मुसाफिर हो, कलकत्ता के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सब कुछ यहाँ का मामूल है। गुंडे मवाली हम खुद पैदा करते हैं। अगर इब्तिदा में ही इन्हें रोक दिया जाए तो ये अपनी मौत आप मर जाते हैं। मैंने इस सच को बयान किया जो मुआशरे में गुंडों की खेती कर रही हैं। आनंद बाबू, सर पर चोट लगने से पहले तो आप पे ये जुनून सवार नहीं था। सोचिए, अगर गणपत को मालूम हो गया कि इसके आदमी की पिटाई करने वाला मेरे यहाँ ठहरा हुआ है तो वो मुझे भी जान से मार देगा। आप कुछ दिन बाहर नहीं जाएंगे। इसका अंदाज दोस्ताना नहीं था, बड़ा हद तक आमेज था। अच्छी बात भी अगर बुरे अंदाज में की जाए तो वो गिरां गुजरती है। यही वजह थी कि इसकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने जलकर कहा, आप तो बहुत बड़े बुज़दिल हैं। आपके साथ रहने का मतलब है पिट जाना। मैं ऐसा करता हूँ, वापस जलपाई चला जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसने फौरन कहा। इस कुफ्रिस्तान में आए हुए तकरीबन 12 दिन गुजर चुके थे। इन 12 दिनों में कई रंग देख चुका था। 7 दिन बेहोशी और 3 दिन होश में बेन गांव के रेखा के घर में और 2 दिन इस शहर कलकत्ता में गुजार चुका था। वो कि अब तक महफूज था, मगर किसी भी लम्हे खतरे की जद में आ सकता था। ऐसे बुज़दिल की वजह से तो यकीनन खतरे में घिर जाता, क्योंकि नादान दोस्त दाना दुश्मन से ज्यादा खतरे का बायस होता है। मैं इसलिए भी संजीदगी से सोच रहा था कि मुझे कहीं और मुंतकिल हो जाना चाहिए, मगर कहाँ जाऊँ? ये सवाल हनूज से तिश्ना था। मुझे तो इस शहर का हदे दरबा भी मालूम नहीं था। किसी अपने की तो तवक्को ही फजूल थी। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। दुश्मनों के इस शहर में दोस्त कहाँ से लाऊं? इस पर गौर कर रहा था कि मेरे दिमाग में एक नाम आया और मेरे पूरे जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। यकीनन वो शख्स मुझे पनाह दे सकता है। इसकी तो इसने ऑफर भी दी थी। बस फौरन ही मैंने अपनी जेब से कार्ड निकाला और पढ़ने लगा। इस पर फोन नंबर भी दिया हुआ था। सीआईडी के खौफ के साए में वक्त गुजारने से बेहतर था कि इसे आजमा लिया जाए। वो मुसलमान है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बरादराना हमदर्दी दिखा रहा हो, क्योंकि जब दुश्मन मुकाबिल हो तो अकुव्वत में इजाफा हो जाता है। यहाँ भी हिंदू मुकाबिल हैं, इसलिए वो मुसलमान समझकर मेरी मदद करना चाहता होगा। इस ख्याल के तहत मैंने इससे मिलने की ठान ली। अब किस्मत में जो लिखा होगा देखा जाएगा। ये सोचकर इजाजत मिलते ही मैं इसके घर से बाहर आ गया। इसने या इसकी बीवी ने झूठे मुंह भी नहीं रोका। बाहर आते ही मैं पीसीओ की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। बिला आखिर बोर्ड नजर आया। मैंने काउंटर पर बैठे शख्स को नंबर दिया। इसने नंबर मिलाकर रिसीवर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने राब्ता कायम करते हुए कहा, मुझे शेर अली शेरू से मिलना है। दूसरी जानिब से आवाज आई, बोल रहा हूँ। मोहतरम, मैं वही हूँ जिसे आपने नंबर देते हुए कहा था कि मुझे मालूम है कि आप मुझसे राब्ता जरूर करेंगे। इस बात को सच साबित करने के लिए राब्ता कर रहा हूँ। अब ये बताइए कि आपके यहाँ आने के लिए किस नंबर की ट्रम्प पकड़ूं? बस शौक आइए, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप आएंगे।
तो अब आप आ जाइए, वहाँ से सीधी ट्रम्प कोई नहीं है, टैक्सी पकड़ लें। राजा बाजार का कहेंगे तो मैं राजा बाजार की मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कहकर मैंने रिसीवर रख दिया और पैसे अदा करके दुकान से बाहर निकल आया। फिर मैंने टैक्सी पकड़ी और राजा बाजार के लिए निकल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं राजा बाजार में खड़ा था। ये इलाका श्याम बाजार की तरह पुख्ता इमारतों पर मुश्तमिल नहीं था, कच्ची आबादी कह सकते हैं। तख्तों और टीन की चादरों से बने मकानात थे। ज्यादातर मकान 2 मंजिला थे। पहली ही नजर में वहाँ के मकीनों की हालत का अंदाजा हो जाता था। इस इलाके की पेशानी पर गुर्बत का कलंक झलकता था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स थी, मगर घरों में बहुत कम नजर आ रही थी, जिससे बखूबी समझ आ जाता था कि वहाँ वाले खस्ता हाल हैं। इस पूरे इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत थी। बाद में पता चला था कि वहाँ पर ज्यादातर लोग यूपी, बिहार और मशरकी यूपी के भी थे, मगर बाहम शेर शुक्र होकर रहते थे। बहुत ज्यादा इत्तेहाद होने की वजह अकलियत में होना था। सियालदा स्टेशन का अकब था, इसलिए इस मोहल्ले राजा बाजार में कुली ख्वांचा फरोशों की तादाद ज्यादा थी, या फिर एक बाइंड हाथ रिक्शा चलाने वाले, बस, टैक्सी ड्राइवर और मिल मजदूर रहते थे। गोया इंतहाई निचले तबके पर मुश्तमिल आबादी थी। मैंने पहले इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर एक साहब से पूछा कि मस्जिद किधर है। इस गली में चले जाइए, इसने इशारे से बताया। मैं इधर ही बढ़ता चला गया। कुछ दूर जाते ही शेरू नजर आ गया। वो मस्जिद के गेट पर खड़ा था। मुझे देखते ही बड़ी बेताबी से आगे बढ़ा और गले से लगा लिया। फिर वो मुझे साथ लेकर अपने घर में आ गया। इसका घर भी 2 मंजिला था। लकड़ी और टीन की चादर से बना घर था और इस घर के कुल 8 पोर्शन थे। ऊपर वाले पोर्शन में वो खुद रहता था। इसके कमरे में पहले से 3 बंदे थे, अकरम, शेरानी और रमजानी। तीनों इसके मुलाजिम थे। इस घर का मालिक कोई सेठ यासीन था। इस पूरी इमारत में सिर्फ 2 फैमिलीज ऐसी थीं जिनके साथ औरतें थीं, वरना सब छड़े बंदे थे जो रोजी की तलाश में दूर दराज से आए हुए थे। अपने कमरे में पहुंचकर इसने कहा, क्यों मेरा अंदाजा सही था ना? क्या आप हिंदू नहीं हैं? हिंदू के चेहरे पर नूर नहीं होता, आपके चेहरे पर नूर है। इसकी बात पर मेरी हंसी छूट गई। तब वो बोला, मुकर्रमी, मेरा दावा है कि आप हिंदुस्तान के भी नहीं हैं। आपका ताल्लुक पूरब पाकिस्तान से है। वहाँ से उर्दू बोलने वाले लोग जान बचाकर यहाँ बराबर आ रहे हैं। कहीं एक से मैं मिल भी चुका हूँ, इसलिए मैंने आपका अंदाजा लगाया था। अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं इनकार नहीं करूँगा। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, बस याद रखिएगा कि यहाँ हर तरफ दुश्मन है, इसलिए हम वक्त होशियार रहिएगा। अब सोने की तैयारी करें, कहकर वो फर्श पर लेट गया। पूरे फर्श पर बिस्तर लगा हुआ था। मैं भी एक तरफ लेट गया। जानते हैं अली साहब, इसने करवट लेकर अपना चेहरा मेरी तरफ किया। पाकिस्तान टूटने का जितना असर पाकिस्तानियों पर पड़ा है, इससे ज्यादा असर हिंदुस्तानी मुसलमानों पर पड़ा है। क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। सीधी सी बात है, पाकिस्तान हमें कुछ दे या न दे, मगर इसकी वजह से हमें काफी हौसला है। हिंदुओं पर धाक है हमारी, इनके दिल पर खौफ है, मगर अब वो खौफ नहीं रहा। वो और भी बहुत कुछ बोलता रहा, मगर जहनी और जिस्मानी थकन ने मेरी समात की कुव्वत छीन ली और मैं नींद की बाहों में खोता चला गया। सुबह उठा तो अजब अफरा तफरी नजर आई। नीचे दोनों पोर्शन के मुश्तरका बाथरूम था। लोग लाइन लगाए खड़े थे, जबकि नहाने वाले सड़क किनारे लगे नलके पर जमा नजर आए। नाश्ते के लिए शेरू ने दाल पूरी मंगवा ली थी। ढाका में भी यही देखा था कि लोग इसी किस्म का नाश्ता करते थे। इस कमरे में कालीनों का अंबार लगा था, गोया हजारों रुपए का असासा था। ये लोग ऑर्डर लेने निकल जाते होंगे, मुझे अकेले घर में ठहरने की इजाजत नहीं देंगे। इस ख्याल से नाश्ते से फारिग होकर मैंने कहा, शेरू भाई, मैं जरा शहर देखना चाहता हूँ। जरूर जरूर, जब भी वापस आइएगा ये कमरा खुला मिलेगा। ये लोग चले जाते हैं तो मैं रहता हूँ, और जब ये लोग आते हैं तब मैं निकलता हूँ। शेरू ने कहा, मैं सिर्फ रास्ता पहचानने के लिए जाना चाहता हूँ। मैंने कहा और बाहर निकल आया। सीधे सीधे जाइएगा तो देखने वाली चीजें मिलेंगी, शेरू ने कहा। बेहतर है, कहकर मैं बाहर आ गया। बाहर आकर सीधा सीधा चलता रहा। मेरा रुख सायलदा की तरफ था। इस सड़क पर ट्रैफिक शबाब पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे शहर की ट्रैफिक इसी सड़क पर आ गई हो। ट्रम कारें और 1-2 मंजिला बसें, ट्रक, ऑटो रिक्शा, हाथ रिक्शा सब रवां दवां थीं। पैदल चलने वालों की भी कमी न थी। अपनी अपनी मंजिलों की तरफ सब भाग रहे थे। मैं काफी दूर आ चुका था, वापसी का सोच रहा था। ये कौन सा इलाका है इस बारे में अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि दुकानों के बोर्ड हिंदी या बांग्ला में थे। जिस दिन मैंने ढाका की सरजमीन पर कदम रखा था तो कर्नल सुल्तान ने एक पतली सी किताब देकर कहा था, ये बंगला जुबान का कायदा है, इसमें हरूफे तहज्जी हैं, इन्हें याद कर लो, वक्त पर काम आएंगे। बदकिस्मती से इस किताब को पढ़ने का मौका नहीं मिला था। अब इसकी जरूरत महसूस हो रही थी ताकि साइन बोर्ड वगैरह पढ़ सकूं, इसलिए मेरी नजरें किताब की दुकान को तलाश कर रही थी, मगर अभी तक एक भी बुक स्टॉल नजर नहीं आया था। मैं इसी तलाश में आगे बढ़ता जा रहा था कि सामने से आते हुए शख्स पर मेरी नजर ठहर गई। इसने भी मुझे देख लिया था, क्योंकि इसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आ गए थे। खौफजदा तो मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैं फौजी था और इस वक्त दुश्मन की सरजमीन पर था। अगर मैं यहाँ की पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो वो लोग मेरी दुर्गत बना देते, जिंदा ना छोड़ते, ईजा देकर जान निकालते, जबकि वो सिविलियन था।
अगर गिरफ्तार हो भी जाता तो सिर्फ फॉरेन एक्ट का मुकदमा चलता। इसी खौफ को कम करने के लिए मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। इसने मेरे हाथ को थामकर सरगोशी में कहा, सर आप। बस यार इकबाल, तुम्हारी तरह मैं भी भटक रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं सामने वाले मोहल्ले राजा बाजार में ठहरा हुआ हूँ। अगर मुनासिब समझे तो मेरे घर चलिए, वहाँ आराम से बैठकर बातें करेंगे। इसने दावत दी। मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूँ, अगर चाहो तो मेरे यहाँ भी आराम से बातें कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, पहले आप हमारा घर देख लें, फिर हम आप वाला घर देख लेंगे। ठीक है चलो, कहकर मैंने कदम बढ़ा दिया। मुक्ति बाहिनी ने जब कत्ले आम का बाजार गर्म किया था तो इनके मुकाबले में मुजाहिद और रजाकार थे। ये नीम फौजी दस्ते पाकिस्तान की बका के लिए अपना खून दे रहे थे। इनकी कुर्बानियों को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इनके जज्बों को सलाम करने लगता हूँ। वो सब इतने जज्बाती हो जाते थे कि बता नहीं सकता। फौजियों से भी आगे बढ़कर काम दिखा देते थे। दुश्मन के कमीन गाह में कूदने से भी दरेक नहीं करते थे। मामूली राइफल से भी दुश्मन पर हमला कर देते थे। इकबाल भी मुजाहिद फोर्स में था। मुझे हुक्म था कि मैं अपनी शख्सियत को जाहिर ना करूं, मगर इत्तफाकिया तौर पर मेरी हैसियत इस पर जाहिर हो गई थी। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं था कि मुझे हुक्म मिला कि एक कैंप के बारे में मालूमात जमा करूं। वो कैंप दुश्मन के एरिया में था। पूरब पाकिस्तान से भागे हुए गुंडे बदमाशों को ट्रेनिंग देकर दहशतगर्दी के लिए वापस भेज देता था। ये खबर एक रजाकार के तवस्सुत से मिली थी। मुझे इसकी तस्दीक करनी थी और ये बताना था कि अगर कार्रवाई की जाए तो कैसे और किस तरह। गोया मुझे हर किस्म की मालूमात जमा करनी थी ताकि अगर कमांडो एक्शन हो तो इन्हें कोई परेशानी ना हो। दुश्मन के हलक में घुसकर मालूमात हासिल करना आसान नहीं है, मगर ये मेरी ड्यूटी थी, इसलिए मैंने फौरन तैयारी कर ली। इतला के मुताबिक इस कैंप की दूरी सरहद से सिर्फ 2.5-3 मील थी, मगर इन हालात में जब हर तरफ दुश्मन के फौजी मौजूद थे, इनके दरमियान से गुजरकर इस कैंप तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन हमें अपनी जान की परवाह कब होती है? अगर परवाह होती तो फौज में क्यों आते? आराम से परचून की दुकान जमा कर बैठे रहते। हम तो अपना आज कौम के कल पर कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं ताकि अवाम चैन की नींद सो सकें। खैर अमावस की रात थी, इसका फायदा उठाया जा सकता था। अंधेरा ही मुझे कीमियो फॉलेज कर सकता था, इसलिए मैं शाम ढलते ही निकल पड़ा। पतली सी एक पगडंडी धान के खेत के दरमियान से गुजर रही थी। मैं इसी पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने व्हाइट लाइन भी क्रॉस कर ली। अब मैं दुश्मन की सरजमीन पर था। मेरे पास हथियार नाम पर एक कलम तराश तक न था। बस अल्लाह के भरोसे आगे बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ते हुए मुझे इस बात का ख्याल भी रखना था कि कहीं बारूदी सुरंग पर पैर न पड़ जाए। पैर पड़ते ही मेरे परखचे उड़ जाते और दुश्मन भी होशियार हो जाता, इसलिए मैं बहुत एहतियात से कदम उठा रहा था। बिला आखिर मैं दुश्मन के इस कैंप तक पहुंच ही गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कैंप नहीं बारूद खाना है। असले की पट्टियां एक जानिब टाल लगी हुई थीं। 2 ट्रक भी खड़े हुए थे। शायद आज ही इन पर लाद कर असला लाया गया होगा। अगर मैं चाहता तो सिर्फ एक ग्रैंड से पूरे कैंप का सफाया कर देता, मगर मुझे इसकी इजाजत नहीं थी। मुझे सिर्फ वहाँ का हद्दो दरबा जहन में बिठाना था और फिर वापस जाकर इसे कागज पर मुंतकिल करके कमांडो के हवाले कर देना था। मैंने खुद को झाड़ियों का हिस्सा बना रखा था। मुझे सिर्फ वहाँ का हद्दो दरबा जहन में बिठाना था और फिर वापस जाकर इसे कागज पर मुंतकिल करके कमांडर्स के हवाले कर देना था। मैंने खुद को झाड़ियों का हिस्सा बना रखा था। वहीं से इस बड़े खेमे की तरफ देखा जहाँ पेट्रोमैक्स चल रहा था। अंदर चलने फिरने वालों के साए साफ नजर आ रहे थे। यकीनन अंदर बहुत से लोग थे, ट्रेनिंग देने या लेने वाले। मैंने इनकी तादाद का अंदाजा लगाया, इतराफ के नुक्तों को जहन में बिठाया, एक एक चीज को जहन नशीन किया, फिर इस तरह दबे पांव वापस चल पड़ा। इस बार कदम जरा तेज उठ रहे थे। मैं जल्द से जल्द अपने सफर पर लौट जाना चाहता था। व्हाइट लाइन से कैंप की दूरी इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर दुश्मन का इलाका, इस पर हालत जंग, दुश्मन के नजदीक, चप्पे चप्पे पर दुश्मन की टुकड़ी, इसलिए ये मामूली सा फासला भी पुलसरात बन गया था। किसी भी वक्त दुश्मन की नजरों में आ सकता हूँ। इसका खौफ इसलिए तेज रफ्तारी के साथ एहतियात भी कर रहा था। गो कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। मैं पागल के भेस में था, मगर दुश्मन भी तो अपने एजेंटों से इसी तरह के भेस में काम लेता है, इसलिए जरा सी भी बेहतियाती मुझे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। मैं धान के खेतों में झुका झुका कीचड़ में चारों हाथ पांव से आगे बढ़ता जा रहा था। व्हाइट लाइन अब ज्यादा दूर नहीं थी। बस अब तब मैं अपने सरजमीन पर पहुंच जाता कि शोमी किस्मत। मैं अभी तक यही समझ रहा था कि मैं अपनी चालाकी से दुश्मन को बेवकूफ बना आया हूँ, मगर फौरन ही पता लग गया कि मेरा अंदाजा गलत था। जिस तरह मैं दबे पांव दुश्मन के इलाके में गया था, इसी तरह दुश्मन भी दबे पांव मेरा ताकुब करता हुआ यहाँ तक आ गया था। इसकी खबर मुझे तब हुई जब मैं सीधा खड़ा हुआ। जैसे ही सीधा खड़ा होते होते कदम आगे बढ़ाया था कि मेरे पैर में कांटा चुभा और मैं झुक गया था। इस तरारी तौर पर मेरा झुकना मेरे लिए नवीदे जिंदगी बन गया। टक दम की आवाज से फजा गूंज उठी। रूसी साख्ता राइफल 2 आवाज से चलती थी। पहले टक की आवाज आती, फिर धम की।
اس की गोली मेरे सर को फाड़ती हुई निकल जाती। मैंने सनसनाहट की हल्की सी आवाज पर ही खुद को गिरा लिया था। ऐसे मौके के लिए इंस्ट्रक्टर का कहना था कि जब दुश्मनों में घिर जाओ, फायरिंग हो रही हो तो दौड़ने के बजाय खुद को जमीन पर गिरा लो और क्रोलिंग करते हुए तेजी से दूर हटने की कोशिश करो। गो के कीचड़ में लोट लगाते हुए आगे बढ़ना आसान नहीं था। धान के खेतों में कीचड़ ही कीचड़ थी, मगर जिंदगी किसे अजीज नहीं होती। मैं भी सांप की तरह रेंगता सरसराता हुआ आगे बढ़ रहा था, मगर धान के पौधों का क्या करता जो यकीनन हिल रहे होंगे, जिसकी वजह से मुझ पर गोलियां मुसलसल बरस सकती थीं। मैं खुदा को याद करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, मगर मैं सीधा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दुश्मन को मुगालते में डालने के लिए उल्टे हाथ पर बढ़ रहा था, ताकि वो यही समझे कि मैं हिंदुस्तानी इलाके में रहना चाहता हूँ। कुछ देर बाद एक जगह दुबक गया। अब मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि दुश्मन है किस तरफ। इस फायर के बाद गोली नहीं चली थी। शायद दुश्मन ज्यादा फायर करने से गुरेज कर रहा था, क्योंकि हमारे शेर जवान भी तो करीब थे। वो भी जवाबी फायरिंग शुरू कर देते, फिर इन्हें भागते रास्ता न मिलता। मगर मैं खतरे में और ज्यादा घिर जाता, क्योंकि मुझे अपनी गोलियों का भी डर था। गोलियां पहचान कर नहीं चलती, बस लगती हैं, दोस्त हो या दुश्मन। जब काफी देर गुजर गई तो मैंने धीरे धीरे से सर उठाया। दूर, बहुत दूर 2-3 साए हरकत करते नजर आए। गोया मैंने दुश्मन से पीछा छुड़ा लिया था। बस मैंने मौका देखकर भागना शुरू कर दिया। झुक झुक कर भागना आसान नहीं था, फिर भी मैं भाग रहा था। मगर कुछ ही देर में एहसास हो गया कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। ये और खतरनाक बात थी। रास्ता भटकने का मतलब था दुश्मन के सामने वापस पहुँच जाना। मैंने आसमान की तरफ नजर की, 7 सितारों की झुरमट पर नजर डाली और सिमत का अंदाजा लगाने की कोशिश की। फिर अंदाजे से बढ़ना चाहा, लेकिन फौरन ही दुबक गया, क्योंकि सितारों की मध्यम रोशनी में कुछ दूर ही राइफल थामे 2 आदमी नजर आए थे। मैंने सोचा कहीं ये दोनों तो मेरा ताकुब नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों मुड़े, मैंने फिर से दौड़ लगा दी। काफी दूर जाने के बाद मुझे मकानों के ह्योले नजर आए। शायद कोई छोटा मोटा गांव था। किसी गांव में यूं बेधड़क जाना भी खतरनाक था, क्योंकि मुक्ति बाहिनी के एजेंट भी हमारे दुश्मन थे। मैं क्या करूं, अभी खड़ा यही सोच रहा था कि दर्रौड़ की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा कि किसने मुझे रुकने के लिए कहा है। मैंने देख लिया था कि वही दोनों हैं। मैंने फिर दौड़ लगा दी। वो भी राइफल उठाए पीछा करने लगे। साथ ही साथ कहते जा रहे थे, गोली मेरे दैबियो, रुक जाओ, गोली मार देंगे। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था कि इन्हें रोकता, इसलिए सीधा दौड़ते हुए सामने जो घर नजर आया, इसकी दीवार फैलांग गया। 4 फुट ऊंची दीवार मेरे सामने क्या हकीकत रखती थी। एक की जंप में पार कर ली और अकबी खिड़की के नजदीक पहुंच गया। अंदर से आती आवाज ने मुझे खुश कर दिया। बातें करने वाले उर्दू बोल रहे थे। उर्दू बोलने वाले हमारे बाजू थे। शोरश फैलाने वालों के सामने वही लोग डटे हुए थे। मैं इनके दरमियान महफूज था, इसलिए जल्दी से बोला, भाई दरवाजा खोलो। कौन हो? अंदर से भी उर्दू में सवाल किया गया। मेरे पीछे मुक्ति बाहिनी के गुंडे लगे हुए हैं, मैंने जवाब दिया। हाँ, यहाँ और मुक्ति बाहिनी? हैरत भरी आवाज सुनाई दी, दरवाजे की तरफ आओ। खिड़की की उल्टी तरफ दरवाजा था। दरवाजा खुला और किसी ने आवाज देकर कहा, इधर आ जाओ। मैं दौड़ता हुआ इधर पहुंचा और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मेरे हाथ मुंह पर कीचड़ लगा हुआ था। उन्होंने तहमत देकर कहा, आंगन में तालाब है, जाकर नहा लो। जब मैं नहा कर लौटा तो वहाँ मजीद नौजवानों का इजाफा हो गया था। नए आने वालों के हाथों में राइफलें थीं। इन्हें मैंने पहचान लिया था। ये वही दोनों थे जिन्हें देखकर मैं दौड़ा था। बड़े मियाँ जिन्होंने तोहमत दिया था, उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए कहा, ओ मेरे भाई, तुमने ये बात क्यों कही थी कि मुक्ति बाहिनी मेरे पीछे लगी है? इस इलाके को हमने पूरी तरह पाक कर रखा है। यहाँ से सतखीरा तक पूरी पट्टी में भारतीय दरिंदों को भी रोक दिया है। क्या आप लोग रजाकार हैं? मैंने पूछा। हम कौन हैं इसका फैसला कर्नल अशरफ करेंगे। इन्हें इतला दे दी है, वो आते ही होंगे। तब तक तुम चाय पियो। कर्नल अशरफ का बिला वास्ता ताल्लुक हमसे था, मगर एक कबाहत थी। सिर्फ एक बार लम्हे भर को मैं इनसे मिला था। अगर उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो ख्वामख्वाह मुझे जहनी कोफ्त होगी और कैंप तक कैदी की हैसियत से जाना होगा, क्योंकि वहाँ पहुंचकर ही मैं ढाका से राब्ता कर सकता था। मैं इसी सोच में गुम था कि अंदर से एक बच्ची प्यालों में चाय ले आई। हम चाय पीने लगे, तभी बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी और फिर बूटों की धमक। अंदर आने वालों में कर्नल अशरफ भी शामिल थे। मैं अटेंशन होते होते रुक गया, मगर उन्होंने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगा लिया। फिर बोले, मुझे अंदाजा था तुम ही होगे, बस आपकी दुआ है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप लोग मुतमईन रहें, ये हमारे आदमी हैं। उन्होंने बड़े मियाँ से कहा और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, चलो मैं तुम्हें सड़क तक छोड़ दूं ताकि आसानी से अपने डेरे पर जा सको। उन्होंने मुझे साथ लिया और मुड़ गए। सामने खड़े 2 नौजवानों में से एक ने अटेंशन होकर कहा, सर मैं इनके ताक़ुब में तब से लगा हुआ था जब ये भारतीय फौजियों के फायरिंग से बचकर भागे थे। बस इन्हें घेरने की कोशिश की थी, इसलिए गोली नहीं चलाई। हाँ इकबाल, तुमसे कुछ काम है, जीप में आओ। इस नौजवान की बात को नजरअंदाज करके कर्नल साहब बाहर निकल गए। इस मुलाकात ने बाजुबान खामोशी इकबाल को बता दिया था कि मैं भी फौजी हूँ। इस दिन के बाद आज मुलाकात हुई थी।
वो आगे आगे था और मैं पीछे पीछे। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए वापस राजा बाजार की तरफ बढ़ रहे थे। सर, ये इलाका बैठक खाना कहलाता है। यहाँ हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के घर कम हैं, मगर कशीदगी हरदम रहती है, इसलिए जरा तेज चलिए। पहले तो ये याद रखो कि मुझे अब सर न कहना। ठीक है, अब सर नहीं कहूँगा। मेरा नाम मुंतजिर है, मुंतजिर शाह, इसी नाम से पुकारना। शुक्रिया कि आपने इज्जत बख्शी। वैसे आगे कहाँ जाइएगा? मैं बेमंजिल राही हूँ, हादसाती तौर पर यहाँ आ गया। अब देखूंगा कि अपने बॉर्डर तक कैसे पहुँचा जा सकता है। मगर तुम कैसे आए? 16 दिसंबर को मैं भी ड्यूटी पर था। आपको याद होगा कि मेरी ड्यूटी सरहदी पट्टी के करीब थी। जैसे ही हमें हथियार डाल देने का हुक्म मिला, मैंने भी बॉर्डर क्रॉस कर लिया। बाद में पता चला कि बाल बच्चों को कर्नल अशरफ साहब ने अपने साथ ले लिया है। अब वो POW में हैं। चलो, वो महफूज तो हैं, मगर ये बताओ कि वो हैं कहाँ और किस कैंप में हैं? खबर मिली है इन्हें मीरठ में रखा गया है। राब्ते की सूरत में तलाश कर सकता हूँ उन्हें। तुम्हें कैसे पता कि वो मीरठ में हैं? मैं पाबंदी से ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सुनता हूँ। इसमें प्रिजनर ऑफ वॉर के मैसेजेस आ रही हैं। एक दिन मेरी बीवी का पैगाम आया था कि वो खैरियत से है। कर्नल अशरफ ने इसे भतीजी बनाकर साथ ले लिया है। आज नहीं तो कल POW को रिहाई मिलेगी ही, और वो किसी न किसी तरह अपनी सरजमीन तक पहुँच जाएगी। मगर तुम कैसे पहुँचोगे, कुछ सोचा है? नहीं सर, अब आपसे मुलाकात हो गई है तो दोनों मिलकर रास्ता तलाश करेंगे। फिलहाल तो मेरे जहन में एक ही बात है कि किसी तरह उन जानबाजों तक पहुंचूं और उनको मदद दूं, जिनकी खबरें अखबार में तवातर से आ रही हैं कि वो मर्द मुजाहिद कैंप से निकलने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इतने बड़े मुल्क में आप इन्हें कैसे ढूंढेंगे? ये मेरा ख्याल, मेरी तमन्ना है, और तमन्ना सब पूरी तो नहीं होती। बस कोशिश कर सकता हूँ और करूँगा। हम बातें करते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। चलते चलते इसने कहा, शाह जी, आपका रैंक क्या था? जो सरहद के पार रह गया है इसे याद ना करो। अब हम यहाँ एक मामूली फॉरेन एक्ट के मुजरिम हैं, यानी यहाँ की पुलिस किसी भी वक्त शुबा होते ही हमें गिरफ्तार कर सकती है। और अगर गिरफ्तारी के वक्त ये राज खुल गया कि तुम रजाकार के कमांडर थे या मैं आर्मी में था, तो सजा इतनी लंबी हो जाएगी जिसका हिसाब नहीं। पहले तो यहाँ की इंटेलिजेंस की हर शाख बारी बारी से अपने अपने अकूबत खाने की सैर कराएंगे, जिसमें कई साल गुजर जाएंगे। फिर अदालत में पेश करेगी और अदालत बगैर हमारी सुने हमें 10-12 साल के लिए अंदर कर देंगे। वो 10-12 साल 25-30 साल पर मुहित होंगे। मैंने पूरी तकरीर कर दी। हाँ, ये खतरा तो है, इसने जवाब दिया। हम नीची आवाज में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि गली में चलते चलते ठिठक गए। गली बिल्कुल सुनसान थी। रिहायशी इलाकों में यूं भी ऐसे वक्त में सन्नाटा रहता है।